आज गौशालाओं और गायों के विषय पर लेकर के ये प्रेस वार्ता बुलाई है। पिछले 15 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और 15 महीने से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौशालाओं के लिए, गायों के संवर्धन के लिए, पशुओं के इलाज के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ आज गौशालाओं को भी मिल रहा है और पशुपालकों को भी मिल रहा है। इस संबंध में जैसे गौशाला जैसे राजस्थान भर में चल रही है, 3000 से के आसपास गौशालाएं संचालित है और जैसे इन गौशालाओं में जो हमारे 13-14 लाख के आसपास गोवंश गौशाला वाले उसका पालन पोषण करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, उन गौशाला के सभी संचालकों को, गौ भक्तों को, कि वो इस तरह से राजस्थान भर में गौशालाओं को संचालित करके गायों की सेवा, गौमाता की सेवा करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से गाय हमारी माता है और गाय से हमें बहुत सारी चीज़ें जीवन में मनुष्य को मिलती है। गाय से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलती है। गाय का गोबर भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, किसान के खेत में खेती के लिए काम आता है और आजकल गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। गाय के गोबर से कागज बनता है, गन्ता बनता है, गाय के गोबर से कलर पेंट बनता है, गाय के गोबर से आजकल मिट्टी के जो है ना, मिट्टी की मूर्तियां बनती है गाय के गोबर में मिला करके। कई दीपावली के दिन दीपक भी गाय के गोबर से बनते हैं। लाख की चूड़ियों में 40% गाय का गोबर मिला करके चूड़ियां बनती है। गाय के गोबर से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो गोकाष्ठ भी बनती है, जो शमशान घाट में मुर्दे जलाने के लिए भी काम आती है। तो गाय का जो गोमूत्र है वो भी गंगा जल के समान पवित्र माना है और गाय के गोमूत्र से गोअर्क बनता है। गोअर्क से डायबिटीज, चर्म रोग, बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। तो निश्चित रूप से गाय को, इसीलिए सारी चीज़ें गाय की हमारे जीवन में उपयोगी आती है। इसीलिए गाय को गौ माता माना है। हमारे शास्त्रों में भी गौ माता है और गाय को विश्व की माता माना है। तो गाय का समर्थन करना, उनका संरक्षण करना हम सब का दायित्व भी है, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन गौशाला संचालकों को कि उन्होंने इतनी सारी गौशालाएं संचालित करके उनका गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला करके गौ माताओं की सेवा करने में सहयोग कर रही है। अनुदान, जैसे हम राजस्थान की जो 3000 से ऊपर गौशाला है, उन सभी गौशालाओं को, जो पात्र गौशाला है, उनको हम अनुदान देते हैं। पहले ये अनुदान 40 रुपये बड़े पशु का और छोटे जो गोवंश का उसका 25 रुपये था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट पेश किए और दोनों बजटों में उन्होंने पहले बजट में 10% बढ़ा करके अनुदान दिया, दूसरे बजट में 15% अनुदान बढ़ा करके दिया, जिससे आज जैसे गोवंश का है बड़े का 50 रुपये हो गया, छोटे का 25 रुपये हो गया, जिससे उन गौशालाओं को और भी मजबूती मिली है। उनका चारा पानी और पशु आहार खरीदने के लिए उनको ये एक तरह से सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में राशि जाती है, उनको सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से गौशाला है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार हमने 100 गौशालाओं को गोकाष्ठ मशीनें देने का काम किया और वो सारी 100 गौशाला तक गोकाष्ठ मशीनें पहुंच गई है। वो गौशालाएं उनसे गोकाष्ठ बना रही है और गोकाष्ठ बना करके वो बाजार में बेच करके उनकी आय में भी वृद्धि करती है और लोगों को गाय की जो है काष्ठ है वो उपलब्ध कराने का काम भी करती है। तो इस तरह से जो गौशालाओं को और भी हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गौशालाओं में इस बार, जैसे पिछले साल हमने 1205 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, अभी इस वर्ष है ना, अप्रैल, मई, जून और जुलाई,
ये 4 महीनों का हमने अनुदान 3043 पात्र गौशालाओं को 546 करोड़ का अनुदान इस बार दे दिया और इसमें 13,12,500 जो गोवंश लाभान्वित हुए। आने वाला जो ये सेकंड फेज का अनुदान है वो प्रक्रियाधीन है और वो होगा नवंबर से लगाकर मार्च महीने तक 5 महीने का अनुदान। अभी जैसे उसका पोर्टल खोला था, पोर्टल में उनके आवेदन आ गए और आवेदन आने के बाद में जैसे सारा का सारा सिस्टम तैयार हो गया और उसमें 811 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए फाइनेंस को भेजा हुआ। वो शीघ्र फाइनेंस से स्वीकृति आते ही ये अनुदान भी हम गौशाला वालों को शीघ्र जारी कर देंगे। इस तरह से ये जो गौशाला को मजबूत करने के लिए अनुदान भी हम दे रहे हैं सरकार की तरफ से। साथ ही साथ में जो हमारे जो कई नंदी है जो बेसहारा रोड पे घूमते हैं या गाय भी रोड पे है या कहीं पर जैसे किसान के खेतों में नुकसान करती है और उनको जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला कैसे खोले, नंदीशाला कैसे खोले, इस बारे में राजस्थान सरकार की जो योजना चल रही है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक तो है पंचायत स्तरीय गौशाला, जो वहाँ पंचायत स्तर पर खोल करके उनमें 90 लाख रुपए हम सरकार की तरफ से देते हैं और 10 लाख रुपया उन गौशाला संचालकों को लगाना पड़ता है। इस तरह से ये अनुदान के रूप में हमें 90 लाख रुपया निर्माण के लिए देते हैं। उसी तरह से पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला, उसके लिए हम 1,56,00,000 की योजना है, उसमें 10% राशि गौशाला वालों को लगाना होता है। एक जिला स्तरीय गौशाला और एक गौशाला विकास योजना है जिसमें 1 लाख रुपए गौशाला वाले लगाते हैं और 9 लाख रुपया राजस्थान सरकार गौपालन विभाग देता है। तो इस तरह से ये सारी योजना है इन गौशालाओं को और बढ़ावा देने के लिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत स्तर पर गौशाला खुले, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खुले, तो ये जो बेसहारा जो अपनी गोवंश है या जो नंदी है उनको हम गौशाला में रख करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके, इस दिशा में जैसे सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ सरकार ने और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जैसे गौशालाओं गायों के लिए जब लंपी के समय में बीमारी आई तो उस समय जैसे बहुत सारी गायों की उस लंपी के कारण से मौत हुई, लेकिन अभी जैसे पिछले वर्ष भी लंपी का हमने वैक्सीनेशन करवाया था, इस बार भी हमने लंपी के लिए, लंपी वापस नहीं आए और उसके लिए पहले से हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत की और इस बार 1,57,57,000 गोवंश को वैक्सीनेशन करने की हमारी जो योजना है। और अभी जैसे गौशालाओं में सबसे पहले गौशालाओं में वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर उसको घर घर जाकर के पहुंचा करके हमारी टीमें हैं, पशुपालन विभाग की टीमें जाकर के गायों के वैक्सीनेशन के लिए काम करेगी, तो जिससे उनकी गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो ये जो मौसमी बीमारी है ये नहीं आएगी। पिछले साल अभी जैसे कर्रा रोग जैसलमेर में आया, हर साल आता है, तो उसके रोकथाम के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की और वहाँ पर अधिकारी टीमें भेज करके उनको कर्रा रोग को भी कंट्रोल किया और उनसे जो है ना कम से कम मौतें हुई, तो सरकार ने उसे बचाव के लिए भी प्रयास किए। इसके साथ साथ में जैसे गायों के जैसे ना ये नस्ल सुधार के भी काम हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे अभी ब्राज़ील से हमने 2380 सीमन के डोज मंगवाए जो भारत सरकार के माध्यम से। ब्राज़ील में हमारी जो देसी नस्ल की गाय पहले गई होगी गुजरात से, राजस्थान से, और वो गिर गाय थी। गिर गाय का, वहाँ की गिर गाय वो 40 से 50 लीटर दूध देती है और यहाँ अपने राजस्थान में जो गिर गाय है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो वहाँ का सीमन मंगवा करके हमने जैसे पशुपालकों को दिया है, वो पशुपालकों को माध्यम से गायों को लगा रहे और वो गाय, उनके जो बछड़ियाँ पैदा होगी तो वो गाय बनेगी, तो आने वाले समय में वो 40 से 50 लीटर दूध देगी, वो गाय बनेगी। तो ये नस्ल सुधार के काम भी हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ में जैसे एक योजना है, जैसे नंदियों की संख्या जैसे जो रोड पे ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनको कम करने के लिए, वैसे तो नंदी और गौ माता के कोई न कोई मालिक है भाई, जिन्होंने रोड पे छोड़ रखा है उनकी गलती है, उनको उनका पालन पोषण सबका दायित्व है कि हम लोग गाय की सेवा करें, गाय को पालन पोषण करें, लेकिन जिन्होंने छोड़ रखी है तो उनका भी दायित्व है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नंदियों की संख्या कैसे होता है, इस बारे में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना में
एक सीमन का डोज है, और वो डोज वैसे तो मार्केट में 1000 से 1200 रुपये में मिलता है, लेकिन भारत सरकार हमें वो 265 रुपये में राजस्थान सरकार को देती है। राजस्थान सरकार उसमें 265 में 75% सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। अब वो किसान और पशुपालक के घर में सिर्फ 70 रुपये में हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। तो 70 रुपये का डोज वो कोई गौ माता के लगाओगे तो उसमें 90% बछड़ियाँ पैदा होगी, सिर्फ 10% बछड़े पैदा होंगे। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में धीरे धीरे गोवंश, गाय की संख्या बढ़ेगी और नंदियों की संख्या घटेगी। तो ये लंबे समय तक योजना, इस बार एक लाख डोज हम लगा रहे हैं, ये 10 लाख टोटल 10 लाख डोज लगाने का हमारा जो है ना वो टारगेट है। तो आने वाले समय में ये 10 लाख डोज हम लगाएंगे तो उससे नंदियों की संख्या धीरे धीरे कम होगी और ये गायों की संख्या बढ़ेगी। गायों की संख्या बढ़ेगी तो वो तो गाय से तो क्या है कि गोपालकों को, पशुपालकों को से अपना परिवार चलाने में मदद मिलती है। और नंदियों की संख्या की उपयोगिता कम रही है। पहले क्या होता था, नंदी बैल बनता था और बैल बनने के बाद में किसान के खेत में काम आता था, हल चलाने के लिए काम आता था, किसान के बैलगाड़ी चलाने का काम आता था, रहट चलाने के लिए काम आता था। लेकिन आजकल सारे की सारी खेती का काम वो मशीनरी से होता है, इसलिए वो बैल की उपयोगिता कम हो गई, नंदी की उपयोगिता कम हो गई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बजट में एक घोषणा और की है कि जो हल से खेती करेगा, बैलों से खेती करेगा, उनको हम 30,000 रुपये का अनुदान उसके ऊपर देंगे। तो बैलों से खेती करने के लिए जैसे एक योजना जो सरकार ने शुरू की है, एक तरफ हम नंदियों की संख्या कम करने के लिए सेक्स सॉर्टरी सीमन योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे बैलों को बढ़ावा देने के लिए मतलब उसमें वो है ना अनुदान देने की योजना भी हम कर रहे हैं, जिससे उनकी उपयोगिता भी बढ़े, जिससे रोड पे जो चढ़ने वाले, घूमने वाले इन नंदियों की संख्या कम हो सके। इसी तरह से जैसे गायों के इलाज के लिए, गोवंश के इलाज के लिए और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी हमारी सरकार ने अभी 300 से ज़्यादा संस्थाओं को कर्मोन्नत किया है, 700 नई संस्थाएं खोलने का काम भी किया है। और एक विशेष करके जो है ना मोबाइल वेटरनरी यूनिट, भाई सभी गाँवों में हॉस्पिटल नहीं खुल सकते और सब जगह चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। और वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट में 536 गाड़ियां पूरे राजस्थान में शुरू करी है और 536 गाड़ियों में एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है और एक हेल्पर कम ड्राइवर है। सभी तरह के पशुओं के इलाज की दवाइयाँ है। और वो ऑन कॉल है ना, 1962 नंबर कॉल सेंटर है, ऑन कॉल जाकर के वो गाड़ी है ना पशुपालकों के घर जाकर के, किसानों के घर जाकर के पशुओं का निःशुल्क इलाज करने का काम कर रही है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, आज पूरे राजस्थान में पशुपालकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। तो इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। और भी जैसे है ना इलाज के संबंध में हमने जो है दवाइयों की संख्या भी बढ़ाई है। पहले दवाइयों की संख्या 137 के आसपास थी, हमने 200 करके जहाँ आवश्यकता के अनुसार, जिस तरह से डिमांड बढ़ती है उसके अनुसार दवाइयाँ भी बढ़ाई है। तो पशुपालकों को प्रॉपर तरीके से उनके घर जाकर के इलाज करने का काम हमारी सरकार भी कर रही है। और भी अन्य क्षेत्र में भी हमारी सरकार काम कर रही है। अभी जैसे गौशालाओं में पहले पिछली सरकार के समय में जैसे कई गौशालाओं में फर्जी अनुदान उठाने की शिकायतें हमारे पास आई थी। हमने जैसलमेर की गौशालाओं को वहाँ मतलब चेकिंग करवाई, तो वहाँ पर जैसे 28 गौशाला ऐसी थी जो बिल्कुल फर्जी अनुदान उठाने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे हमारी शिकायत जांच हुई, जांच करने के बाद में हमने उनको निलंबित कर दिया और उनको अनुदान देना बंद कर दिया था। उस समय 12 करोड़ का सीधा पशुपालन गोपालन विभाग को फायदा हुआ। और अब जैसे 12 महीने से वो अनुदान नहीं उठ रहा है, तो लगातार वो जो पैसा व्यर्थ जा रहा था या गलत जा रहा था, उनको हैन बचाने का काम भी हमने किया है। इसी तरह से कांग्रेस के समय में जो कई गौशाला ऐसी थी जो उन्होंने अनुदान गलत तरीके से उठाया, उसकी भी अभी जैसे एजी ऑडिट हुई है, तो एजी ऑडिट में उन्होंने 20 करोड़ का एजी ऑडिट में रिकवरी निकाली है। तो वो भी है ना, रिकवरी भी हम करवाएंगे निश्चित रूप से। गलत अनुदान हम किसी के खाते में नहीं जाने देंगे, उनका जरूरतमंदों को देना चाहिए अनुदान, लेकिन कोई गलत तरीके से उठाए तो उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी जो सरकार की योजना है वो भी हम कर रहे हैं। बाकी भी गौशालाओं की व्यवस्था कैसे सुधारे, उनको और जैसे कैसे मजबूत करें,
गोवंश की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कैसे हो, पशुपालकों को सुविधा कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये अभी आपने बताया ना कि ये बारिश का सीजन शुरू हो गया है, तो मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए गायों के लिए व्यवस्था की, क्या-क्या व्यवस्था की जाए मौसमी बीमारी? अभी मौसमी बीमारी पशुओं में क्या होता है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग बीमारियां आती है। जैसे कई जगह गायों में आता है कर्रा रोग, तो ये गर्मी के मौसम में आता है। तो गर्मी के मौसम में आता है, उस समय हम उनको पहले वैक्सीनेशन जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन का मतलब कैंप चलाते हैं, इलाज वैक्सीनेशन करवाते हैं। अब कभी पशुओं में आता है खुर पका मुंह पका रोग, ऐसा कई तरह के आपरा और ये कई तरह की बीमारी आती है। गायों में भी आते हैं, दूसरे पशुओं में भी आता है, उनका भी वैक्सीनेशन अलग से चलता है। अभी जैसे लंपी वाली है, तो लंपी वाली भी जिसमें ये मौसमी बीमारी में गिनी जाती है, तो इसका भी हमने जैसे ये जिस समय आती है उससे पहले उसका वैक्सीनेशन करने की जो अभी जैसे अभियान बीच में शुरू किया था, वो अभी वैक्सीन गौशालाओं में चल रहा है। गौशालाओं के बाद में घर घर जा करके उसका वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये मौसमी बीमारियों से पशुओं के, गौ माता की कैसे बचाव हो, इस दिशा में सरकार हमेशा लगातार 2-3 वैक्सीनेशन के काम भी कराती है और पशु कैंप भी जगह जगह लगाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो गो पालकों को उसका फायदा मिले। और साथ में कई मेले भी करती है। जैसे पिछली बार 7 मेले लगते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने निर्णय लिया कि मेलों की संख्या बढ़नी चाहिए, जिससे अच्छी नस्ल की गोवंश है, अच्छी नस्ल के पशु है, लोगों को खरीदने का मौका मिले, बेचने का भी मौका मिले। इस दिशा में हमने पूरे जो 44 जिले, वो क्रम वाइज हम 44 जिलों में सब में मेले लगाएंगे। इस बार 11 मेले बढ़ाए, पिछली बार 7 पहले 7 थे, 7 की जगह हमने 11 मेले बढ़ाए हैं और 11 मेलों की तारीख भी तय कर दी है। अब वो मेले 11 मेले लगेंगे और आगे इसको और बढ़ाएंगे। इस तरह से क्रम वाइज हम इसको 44 के 44 जिलों में सभी जगह मेले लगाएंगे। बारिश में क्या बीमारी होती है? बारिश में अभी जैसे है ना, ये मुंह पका और खुर पका बीमारी आती है, पैरों में बीमारी आती है, मुंह में भी बीमारी ये पशुओं में आती है। इसके लिए भी वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी पूरे राजस्थान में जो गौमाता की संख्या है वो 5,59,60,00,000 है। नहीं, पशुओं की संख्या 5,59,60,00,000 है और गोवंश की संख्या 1,59,60,00,000 है। 1,59,60,00,000। आपने कहा सर कि फर्जी अनुदान जो उठा रहे थे उनमें से कईयों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया था कि कौन फर्जी? नहीं, ये जो है ना, हमने कहा ना, गौशाला जैसे जैसलमेर की गौशालाओं की जैसे शिकायत मिली कि वहाँ गौशालाओं में फर्जी अनुदान उठाते हैं, कोई बिना टैग की जो गौशाला होती है, बिना टैग की जो गाय होती है उनका भी नाम लिखा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि 2 तरह के टैग लगाते हैं। ये एक ही टैग है जो हमने पशुपालन विभाग ने जो टैग दिया, एक तो वो टैग होता है, एक वो खुद ही वैसा का वैसा टैग खरीद करके खुद लगा लेते हैं। तो ऐसा हमारी जानकारी में आया, तो हमने इसकी जो है चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाई और चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाते ही वो पकड़े गए। तो पकड़े जैसलमेर में भी पाया और दूसरी जगह भी जो पाए गए उनके विरुद्ध भी हमने कई कार्रवाई की है। जैसलमेर में ज़्यादा फर्जीवाड़ा था, उसमें हाथों हाथ जो 28 गौशाला को हमने निलंबित किया, उनका अनुदान रोक दिया और अनुदान अब जैसे उनका बिल्कुल उनके विरुद्ध में एसीबी की कार्रवाई, एसीबी में मुकदमा दर्ज करा है और एसीबी उनके विरुद्ध जांच कर रही है। जांच में अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, जांच रिपोर्ट आने के बाद में उसमें क्या कार्रवाई होती है वो आगे देखेंगे। ये अभी जैसे है ना, अभी जैसे 28 गौशालाओं के विरुद्ध हमने 38, हाँ जैसलमेर, और दूसरी भी जैसे 3-4 गौशाला ऐसी है जो जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जहाँ जहाँ शिकायतें आती है। और हमारे जैसे इस बार है ना, पशुपालन विभाग के जो अधिकारी वहाँ मौके पे गए, तो वो टैग वाला है ना, टैग वाला जो वो एक बार वहाँ पूरा जांच करके डबल टैग वो ऐप खोली हमने, और ऐप के माध्यम से वो टैग चिन्हित हो जाता है कि फर्जी टैग कौन सा है, तो वो फर्जी टैग पकड़ा जाता है। तो अब क्या है, जैसे वो गौशाला वाले फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टैग के माध्यम से गोवंश पकड़ा जाता है कि भाई इसमें इतना जो विभाग ने टैग दिए उतनी गोवंश इतनी है, दूसरा टैग है वो उसमें आएगा नहीं।
तो नहीं आएगा तो वो यदि गौशाला वाले यदि लिख के देंगे ना कि हमारे गौशाला में 2000 गोवंश है और उसमें जो विभाग ने दिए टैग है वो 1500 ही है, तो वो 1500 ही हमारी काउंटिंग में आएंगे। वो 2000 लिख के देंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इस तरह के भी मुकदमे आए हैं तो मामले, उसमें भी उनको हमने उसको काट करके उनका पेमेंट अभी जुड़े करेंगे। कई गौशालाओं में व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही है, तो उसको लेकर भी कुछ करेंगे? नहीं, गौशालाओं को देखो आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियां ये है ना, जैसे गौशाला वाले गोबर गैस के संयंत्र खोल सकते हैं, सरकार भी उसमें सपोर्ट कर रही है। बायो गैस के संयंत्र गौशाला में खोल सकते हैं, वो भी सरकार भी सहयोग कर रही है। गोबर के बहुत सारे प्लांट है ना, कोई कागज बनाने का, गत्ता बनाने का, कलर पेंट बनाने का, और भी जो गोबर के जो प्रोडक्ट है वो बनाने का गौशालाओं को खोलना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट, आज कई गौशाला दीपक बना के बेच दिए, कई गौशाला जैसे गमले बना करके बेच दिए, कई गौशाला और भी बहुत सारे, कई गौशाला ये क्या नाम गौमूत्र का गोवर्क बना के बेच दिए। तो इन सारी जो ये कॉमर्शियल गतिविधियां है, एक तो नंबर एक तो गोबर का सही उपयोग होता है, दूसरा गौमूत्र का सही उपयोग होता है, तीसरा जैसे इनसे जो आय होगी ना, आय होगी तो गौशालाओं को और मजबूती मिलेगी, उनकी कॉमर्शियल गतिविधियां करेगी तभी तो उनको आत्मनिर्भर गौशाला बनेगी। एक बात है ना, भामाशाह हमेशा सपोर्ट करते हैं, सरकार भी करती है, लेकिन फिर भी यदि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए वो कॉमर्शियल गतिविधियां करती है तो उससे बढ़िया उससे उसको फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। तो मंत्री जी, आपके नजदीक की इंगोनिया गौशाला है, कभी औचक निरीक्षण वहाँ भी कीजिए, जिससे कि आपको पता पड़े कि जो गोबर गैस की आप बात कर रहे हैं, गोबर गैस के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो दिन रात जो है डंपर भर के गोबर बाहर भेजा जा रहा है। तो वहाँ अभी इंगोनिया गौशाला में मैं 2 बार जाके आया। हाँ, मतलब एक बार पौधारोपण का कार्यक्रम था उस समय गया, एक बार और कार्यक्रम में गया, वहाँ गौशाला का निरीक्षण भी किया। वहाँ पर एक गोबर गैस का प्लांट बायोगैस का लगा हुआ है, बहुत पहले लगा था, लेकिन अभी वो प्लांट बंद पड़ा है। हमने उसके डायरेक्टर साहब को कहा कि भाई उसकी कराओ, चेकिंग कराओ और उसको आगे वापस शुरू करने के लिए उनकी क्या कार्रवाई की जा सकती है वो करना है, तो जिससे उस गौशाला को और मजबूती मिले ना भैया। गोबर जैसे बाहर जाए, गोबर तो कोई न कोई उपयोग गोबर का तो लेना पड़ेगा ना, गोबर किसान को बेचना पड़ेगा, गोबर किसी न किसी यूज में तो लेना पड़ेगा, तभी तो वो गाय के गौशाला को आवक होगी ना। वो गौशाला अंदर थोड़ी पड़ा रहेगी, गौशाला गोबर तो बेचना है, चाहे वो बायोगैस बनाकर बेचे, चाहे वो गोबर गैस बना करके बेचे, चाहे गोबर किसानों को बेचे, किसी न किसी रूप में तो उनको बेचना ही है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो जो गैस गोबर गैस का संयंत्र लगा उसको वापस चालू कराने के लिए हमने निर्देश दिए। नहीं, इनलीगल वैसे गौशाला में पहले से जाता था, वहाँ के जो नियुक्त जिला अधिकारी और 4-5 जो कमेटी होती वो कमेटी जाती थी और कमेटी जाकर के गोवंश को गिनती थी, मतलब हाथ से गिनती थी कि भाई इतनी गोवंश है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कई जगह टैग एक सरीके लगे हो तो टैग का मालूम नहीं पड़ता है ना, वो के वो टैग पीले टैग है तो सबके पीले दिख रहे हैं, वो गिनने वाला तो गिन के आएगा। लेकिन हमने उसको टेक्नोलॉजी को, अब जैसे है ना, उसमें नई टेक्नोलॉजी हिसाब से एक ऐप तैयार की है और ऐप तैयार करने के बाद में जैसे अभी वो ऐप के माध्यम से हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें वो जो फर्जी टैग हमारे विभाग के दिए हुए नहीं है वो पकड़े जाते हैं। तो इस बार है ना, ये हमने काउंटिंग की तो 29,58,000 रुपए का फायदा मतलब है ना विभाग को हुआ है। ऐसे जो पहले फर्जी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने वो जोड़ने नहीं दिए। निश्चित रूप से बरसात की सबके लिए आवश्यकता है और बिना बरसात के तो देखो आज न तो मनुष्य जिंदा रह सकता है, न पशु जिंदा रह सकता है, न पक्षी जिंदा रह सकते, न ये हरियाली है ना, वृक्ष है ना, हरा भरा जो दिख रहा है वो भी कोई जिंदे नहीं रह सकते। बरसात में पानी की आवश्यकता सबको है और पानी बरसना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वंदे गंगा जल अभियान चला रखा, उसके तहत हम लोग भी जैसे विभिन्न जिलों पे जाकर आए और जनता ने इस अभियान को बहुत सराहा है कि भाई हकीकत में जैसे
हमारे जो पुराने जल स्रोत हमारे जो पुराने जल स्रोत है उनको हमको संजो के रखने की आवश्यकता है। कुएं, बावड़िया, ये तालाब, एनीकट, इन सब को संजो के रखना है। लेकिन जो शहरों की स्थिति है, शहरों की स्थिति में क्या होता है कि जैसे वहाँ लोकल बॉडी को ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जहाँ भी कोई नाले बनाए, जहाँ पर नालियाँ बने या पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तो ये लोकल बॉडी की जिम्मेदारी होती है। लोकल बॉडी को इसमें है ना प्रॉपर तरीके से पानी की निकासी करने के लिए हमेशा पहले जो प्लान बनाते हैं या सड़क बनाते हैं उससे पहले पानी की निकासी वाला रास्ता एकदम क्लियर करना चाहिए। ये लोकल बॉडी की जिम्मेदारी है और जहाँ भी हमारे पास पे शिकायत आती है तो हम उनको निर्देशित करके वो करवाते हैं। सरकार आपकी है तो ये कराना चाहिए ना लोकल बॉडी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जैसे जैसे जहाँ जहाँ पानी भरने की शिकायत आती है तो उसकी हमें लोकल बॉडी को निर्देश दे करके उनको पानी की निकासी का रास्ता दुरुस्त कराते हैं।